आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है भारतीय रेलवे के कर्मचारियों और उनके परिवारों से। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रेलवे के मेडिकल नियमों की, खासतौर पर चैप्टर 6 के नियम 601 से 645 तक। और ये सारी जानकारी हमने ली है रेलवे के ऑफिशियल रेलवे चिकित्सा उपस्थिति एवं उपचार नियम दस्तावेज से। तो कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। हाँ, मतलब कौन हकदार है, इलाज कैसे मिलता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब। हमारा मकसद यही है कि श्रोताओं को इन नियमों की अहम बातें पता चलें। सही का। तो परिभाषाओं से शुरू करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी, इलाज का तरीका, अलग अलग सुविधाएं, रीएम्बर्समेंट, खास हालात और आखिर में जिम्मेदारियां वगैरह सब पर बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये विस्तृत बातचीत और देखते हैं कि रेलवे अपने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की सेहत के लिए क्या व्यवस्था देता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बुनियादी बातें, यानी ये मेडिकल सुविधा असल में मिलती किसे है और इलाज करवाने का प्रोसेस क्या है। हाँ, ये सबसे पहला सवाल होता है मन में। तो नियम 602 इस बारे में बिल्कुल साफ है। रेलवे का हर कर्मचारी, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्पररी हो, यहाँ तक कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी। अच्छा, मतलब स्टेटस का कोई चक्कर नहीं। वो सब। और उनके जो आश्रित परिवार के सदस्य हैं, मतलब डिपेंडेंट्स, सभी को मुफ्त मेडिकल सुविधा मिलती है। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा दायरा है। मतलब नौकरी लगते ही एक तरह की हेल्थ सिक्योरिटी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। रेलवे इस मामले में काफी ध्यान रखता है। लेकिन इलाज मिलेगा कहाँ? क्या किसी भी डॉक्टर या अस्पताल में जा सकते हैं? नहीं, देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं है। नियम 603 कहता है कि इलाज के लिए आपको पहले रेलवे के अपने अस्पताल या हेल्थ सेंटर या फिर रेलवे के जो ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं उन्हीं के पास जाना होगा। अच्छा, तो सिस्टम बना हुआ है। हाँ, सिस्टम है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी लचीलापन भी है, खासतौर पर इमरजेंसी के लिए। हाँ, ये जरूर जानना चाहेंगे। अगर अचानक कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तब क्या? मान लीजिए रेलवे अस्पताल दूर है या बंद है। ऐसी सिचुएशन के लिए नियम 603 और 611 दोनों मिलकर रास्ता बताते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो कर्मचारी या उनके घरवाले बिना देर किए जो भी सबसे नजदीकी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल हो, वहां इलाज शुरू करवा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इमरजेंसी में तो पहली प्राथमिकता जान बचाना होती है। बिल्कुल सही। उस वक्त आप प्रक्रिया के बारे में नहीं सोच सकते ना। तो मतलब बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बस एक शर्त है, इलाज शुरू करवाने के बाद जितनी जल्दी हो सके रेलवे अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है। बताना जरूरी है। अगर नहीं बताया तो बाद में जो खर्चा हुआ है उसके रीइंबर्समेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, तो इन्फॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, ये इमरजेंसी वाला पॉइंट तो वाकई बहुत काम का है। हाँ जी। अब मान लीजिए इलाज रेलवे डॉक्टर से ही चल रहा है, तो दवाइयों का क्या? वो भी फ्री मिलती हैं? हाँ, नियम 604 यही कहता है। अगर रेलवे के ऑथराइज्ड डॉक्टर ने कोई दवा प्रिस्क्राइब की है तो वो कर्मचारी को मुफ्त मिलनी चाहिए। ये सुविधा का हिस्सा है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे छुट्टी लेनी हो बीमारी में या ठीक होकर ड्यूटी ज्वाइन करनी हो, उसके लिए नियम 605 है और ये काफी स्ट्रिक्ट है। अगर आपको सिक लीव चाहिए या फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सिर्फ रेलवे के ऑथराइज्ड डॉक्टर का ही मान्य होगा। मतलब बाहर के प्राइवेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा? आमतौर पर नहीं, जब तक कि कोई बहुत ही खास वजह न हो और उसकी परमिशन न ली गई हो। रेलवे डॉक्टर की भूमिका इसमें सेंट्रल है। शायद सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी रखने और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए ये जरूरी भी होगा। हाँ, कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ जाए या दूसरी स्पेशल मेडिकल सुविधाओं की बात करते हैं, एडमिट होना हो तो क्या नियम है? नियम 606 के हिसाब से भर्ती के लिए पहली चॉइस हमेशा रेलवे का अपना अस्पताल या रेलवे से मान्यता प्राप्त कोई दूसरा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और अगर वहां बेड ना हो या उस बीमारी का इलाज ही ना हो तब? हाँ, ऐसी सूरत में किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती की सिफारिश की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आमतौर पर पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सीधे जाके कहीं भी भर्ती हो गया। समझ गए। अच्छा, दांतों के इलाज को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है, क्या वो कवर होता है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। नियम 608 इसे क्लियर करता है। देखिए, अगर दांत का इलाज किसी इमरजेंसी की वजह से जरूरी है, मान लीजिए कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया या कोई सीरियस इन्फेक्शन है, अच्छा, तो उसका खर्चा रेलवे उठाएगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, जैसे दांत सफेद करवाना या टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करवाना शौक के लिए, हाँ, तो वो कवर नहीं होता। जरूरत और शौक में फर्क है।
ठीक है, मतलब जरूरत वाला इलाज मिलेगा, कॉस्मेटिक वाला नहीं। और आंखों के इलाज का, जैसे चश्मे का नंबर या मोतियाबिंद ऑपरेशन? उसके लिए नियम 6009 है। आंखों की बीमारियों का इलाज और अगर जरूरत है तो आंखों की बीमारियों का इलाज और अगर जरूरत है तो चश्मा देना, ये सब शामिल है। मोतियाबिंद जैसी सर्जरी भी कवर होती है, पर उसकी अपनी शर्तें और प्रक्रियाएं हैं। और महिला कर्मचारियों या कर्मचारियों की पत्नियों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये तो बहुत बेसिक जरूरत है। बिल्कुल, और रेलवे ने इसका पूरा ध्यान रखा है। नियम 610 खास तौर पर प्रसूति यानी मैटरनिटी सुविधाओं के लिए है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद की देखभाल, मुफ्त दवाएं, जरूरत पड़े तो अस्पताल में भर्ती, ये सब कवर होता है। ये तो बहुत अच्छा है, माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखा गया है। जी हाँ। ये तो हो गई सुविधाओं की बात। अब आते हैं रीइंबर्समेंट पर। जैसे आपने बताया था कि इमरजेंसी में बाहर इलाज करा सकते हैं, तो उसका खर्चा वापस कैसे मिलता है? हाँ, उसके लिए नियम 607 है। अगर इमरजेंसी में बाहर इलाज कराना पड़ा तो कर्मचारी बाद में उस खर्च के लिए क्लेम कर सकता है। बिल और रसीदें लगानी होती हैं। पूरा खर्चा मिल जाता है? ये जरूरी नहीं। देखिए, रीइंबर्समेंट रेलवे की तय की हुई दरों यानी रेट्स के हिसाब से होता है। हो सकता है आपने असल में ज्यादा खर्च किया हो, पर वापस उतना ही मिलेगा जितना रेलवे के नियमों में तय है। ओह अच्छा, ये जानना जरूरी है कि शायद पूरा पैसा वापस ना मिले। अब एक और स्थिति लेते हैं। मान लीजिए रेलवे का डॉक्टर ही कहता है कि भाई इस केस में किसी बाहरी स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए या कोई ऐसा टेस्ट करवाना है जो रेलवे लैब में होता ही नहीं। हाँ, ऐसा भी होता है। इसके लिए भी व्यवस्था है नियम 613 में। अगर रेलवे का ऑथराइज्ड डॉक्टर खुद लिख कर देता है, मतलब रेफर करता है, तो कर्मचारी बाहर किसी प्राइवेट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकता है या किसी बाहरी लैब से जो रेलवे के पैनल पर हो या जिसे मंजूरी मिली हो, वहां से टेस्ट करवा सकता है। और उसका खर्चा? उसका खर्चा नियमों के तहत रीइंबर्स हो जाता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी है रेलवे डॉक्टर की लिखित सिफारिश, उसके बिना नहीं। समझ गई। अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। और अगर किसी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या खास इलाज की जरूरत पड़े, जो शायद बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में ही होता हो? उसके लिए नियम 614 में रेफरल सिस्टम का जिक्र है। अगर किसी मरीज को ऐसे हाई लेवल या स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है जो लोकल लेवल पर या रेलवे अस्पतालों में नहीं है, तो उसे प्रॉपर चैनल और अप्रूवल के बाद बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में रेफर किया जा सकता है। इसकी पूरी एक प्रक्रिया होगी फिर? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लैब टेस्ट की बात चल रही थी। आजकल ये बहुत महंगे हो गए हैं। इनका खर्च कैसे मिलता है? हाँ, ये बात तो है। नियम 615 साफ कहता है कि खर्चा सिर्फ उन्हीं लैब टेस्ट का मिलेगा जो या तो रेलवे की अपनी लैब में हुए हों या फिर रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत बाहरी लैब में कराए गए हों। अच्छा, मतलब कहीं से भी टेस्ट कराकर बिल नहीं लगा सकते? और छोटी मोटी चीजें भी कवर होती हैं? हाँ, और भी कई सहायक सुविधाएं हैं, जैसे जरूरी एक्सरे या दूसरी स्कैनिंग वगैरह, वो नियम 616 में आती हैं। अगर कभी खून चढ़ाने की जरूरत पड़े तो नियम 617 में उसका प्रावधान है और उसका खर्चा भी मिल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कवर है? जी हाँ, और ये भी अहम है कि जब कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो नियम 618 के मुताबिक नर्सिंग केयर और खाने का खर्चा भी आमतौर पर रेलवे ही उठाता है। अरे वाह, खाना और नर्सिंग, ये तो एडमिट मरीजों के लिए काफी राहत की बात है। बिल्कुल। फिर अगर किसी को आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कृत्रिम अंग की जरूरत हो, जैसे हाथ या पैर या कोई और खास मेडिकल डिवाइस चाहिए, तो नियम 619 के तहत कुछ शर्तों और अप्रूवल के साथ वो भी मिल सकता है। और एक चीज और रह गई, ट्रैवलिंग का खर्चा। मान लीजिए इलाज के लिए दूसरे शहर जाना पड़े। हाँ, उसका भी प्रावधान है नियम 620 में। अगर इलाज के लिए मरीज को और कुछ केस में अटेंडेंट को भी यात्रा करनी पड़ती है तो तय नियमों के हिसाब से ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। वाकई ये तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क लग रहा है सुविधाओं का। कमाल है। हाँ, कोशिश तो यही है कि ज्यादातर जरूरतें पूरी हों। अच्छा, अब कुछ खास ग्रुप्स या सिचुएशंस की बात करते हैं। जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, उनका क्या उन्हें ये सुविधा मिलती रहती है? हाँ, रेलवे रिटायरमेंट के बाद भी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखता है। नियम 621 रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवन साथी के लिए है। उन्हें एक स्कीम है RELHS यानी रिटायर्ड एम्प्लॉइज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम। अच्छा, RELHS स्कीम। हाँ, उसे ज्वाइन करने पर कुछ शर्तों के साथ उन्हें रेलवे अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में एक सीमा तक इलाज की सुविधा मिलती रहती है। ये रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, आजकल लोग एलोपैथी के अलावा दूसरी पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी में भी भरोसा करते हैं। जी, क्या इनके इलाज का खर्चा भी मिलता है? इस बारे में नियम 626 है। देखिए, आमतौर पर रेलवे एलोपैथिक इलाज ही कवर करता है, लेकिन अगर रेलवे का डॉक्टर ही किसी खास केस में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या आमतौर पर रेलवे एलोपैथिक इलाज ही कवर करता है, लेकिन अगर रेलवे का डॉक्टर ही किसी खास केस में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी इलाज की सलाह देता है या परमिशन देता है, सिर्फ तभी उसका खर्चा मिल सकता है। मतलब खुद से जाके इलाज करा लिया तो नहीं मिलेगा? नहीं, खुद से नहीं। यहां भी रेलवे डॉक्टर की सिफारिश या मंजूरी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, कुछ बीमारियां बहुत लंबी और गंभीर होती हैं जैसे टीबी, कैंसर या मेंटल इलनेस। इनके लिए क्या खास इंतजाम है? हाँ, रेलवे इन मुश्किलों को समझता है। नियम 623 खास तौर पर टीबी, कैंसर, मानसिक रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए ही है। इसमें इनके लिए डिटेल्ड प्रावधान है। लंबे समय तक इलाज, स्पेशल अस्पतालों में भर्ती, दवाएं मिलना, ये सब पक्का किया जाता है। और अगर कोई कर्मचारी ऐसी लंबी बीमारी की वजह से महीनों या शायद सालों तक काम पर ना आ पाए, तब क्या होता है? उसके लिए नियम 624 और 644 हैं। इनमें लंबी बीमारी के आधार पर मिलने वाली मेडिकल लीव, उसे कैसे बढ़ाया जाएगा, टाइम टाइम पर कर्मचारी का मेडिकल री-एग्जामिनेशन और उस दौरान सैलरी या अलाउंस के क्या नियम होंगे, ये सब बताया गया है। ये जरूरी है ताकि कर्मचारी बीमारी से लड़ते हुए आर्थिक रूप से भी परेशान ना हो। बिल्कुल। रेलवे जैसी जगह पर काम के दौरान चोट लगने या एक्सीडेंट का खतरा भी तो रहता ही होगा। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। नियम 630 और 641 इसी से जुड़े हैं। अगर किसी कर्मचारी को ड्यूटी पर काम करते हुए चोट लगती है या कोई हादसा होता है, तो उसके इलाज का पूरा खर्चा और जिम्मेदारी रेलवे की होती है। पूरा खर्चा? हाँ, पूरा। इसमें सिर्फ इलाज ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मुआवजे का भी प्रावधान है। ये एक तरह से काम के दौरान पूरी मेडिकल सेफ्टी की गारंटी है। और कुछ खास तरह के काम होते हैं जिनसे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, जिन्हें ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। हाँ, व्यावसायिक रोग, उनके लिए नियम 642 है। रेलवे ने ऐसी कुछ बीमारियां लिस्ट की हैं जो काम के माहौल या काम की वजह से हो सकती हैं। अगर किसी कर्मचारी को उनमें से कोई बीमारी होती है, तो उसके इलाज, छुट्टी और मुआवजे के लिए अलग से नियम लागू होते हैं। ये दिखाता है कि रेलवे काम से जुड़े हेल्थ रिस्क्स को भी मानता है। बिल्कुल। इनके अलावा भी क्या कुछ और नियम है जिनका जिक्र होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे नियम 622 फैमिली प्लानिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के बारे में है। नियम 632 रिहैबिलिटेशन सेवाओं के बारे में है, मतलब गंभीर चोट या बीमारी के बाद वापस काम पर लौटने में मदद। अच्छा, रिहैब भी है। हाँ, फिर नियम 631 मानसिक रोगियों की देखभाल से जुड़ा है, और नियम 628 पोस्टमार्टम और 629 मृत्यु के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स की प्रक्रिया बताते हैं। तो कुल मिलाकर ये नियम लगभग हर मेडिकल सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश तो यही लगती है। अब आखिर में बात करते हैं जिम्मेदारियों की, प्राइवेसी की और फाइनल डिसीजन की। कर्मचारी की क्या जिम्मेदारी है इस सब में? नियम 637 कर्मचारी के रोल को बताता है। सबसे जरूरी है कि वो डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में सही और पूरी जानकारी दे, और डॉक्टर जो सलाह दे, जो इलाज बताए, उसे ठीक से फॉलो करे। हाँ, ये तो जरूरी है। और डॉक्टर की क्या जिम्मेदारियां हैं? नियम 636 डॉक्टर के कर्तव्यों को बताता है, जैसे मरीज को ठीक से जांचना, सही डायग्नोसिस करना, सही इलाज देना, टाइम पर मेडिकल रिपोर्ट बनाना और खासकर इमरजेंसी में फौरन देखभाल करना। मेडिकल फील्ड में प्राइवेसी बहुत बड़ा मुद्दा है। पेशेंट की जानकारी गोपनीय रखने का क्या नियम है? बिल्कुल है। नियम 635 साफ कहता है कि मरीज की मेडिकल जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। ये मरीज का हक भी है और मेडिकल एथिक्स का हिस्सा भी। और मेडिकल रिकॉर्ड्स, क्या उन्हें ठीक से रखा जाता है? हाँ, नियम 634 के मुताबिक हर मरीज का डिटेल्ड और एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है। यह आगे इलाज के लिए और रेफरेंस के लिए जरूरी होता है। अगर किसी को लगे कि इलाज ठीक नहीं मिल रहा या कोई और शिकायत हो, तो क्या कोई रास्ता है? हाँ, है। नियम 638 के तहत मेडिकल डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन और ऑडिट होता रहता है। और नियम 639 शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया बताता है। कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है। अब सबसे अहम सवाल, मान लीजिए मेडिकल लीव बढ़ाने पर या किसी को ड्यूटी पर फिट घोषित करने पर कोई असहमति हो, तो फाइनल फैसला किसका होगा? इस मामले में नियम 643 बिल्कुल क्लियर है। कर्मचारी की मेडिकल लीव या उसकी फिटनेस के मामले में रेलवे के ऑथराइज्ड डॉक्टर का फैसला ही फाइनल माना जाएगा। मेडिकल मामलों में डॉक्टर की राय सबसे ऊपर है।
और अगर इन नियमों को समझने में ही कोई कंफ्यूजन हो या कोई ऐसे अजीब केस आ जाए जो सीधा सीधा नियमों में न लिखा हो, तब कौन फैसला करेगा? ऐसी खास स्थितियों के लिए और नियमों की फाइनल इंटरप्रिटेशन के लिए नियम 645 रेलवे बोर्ड को अल्टीमेट अथॉरिटी देता है। किसी भी कंफ्यूजन या स्पेशल केस में रेलवे बोर्ड का फैसला ही आखिरी होगा। ठीक है, तो हमने नियम 601 से 645 तक पहले समझने की कोशिश की। निचोड़ यही है कि ये नियम रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एलिजिबिलिटी से लेकर इलाज, रीइंबर्समेंट, रिटायरमेंट के बाद की देखभाल, खास बीमारियां, एक्सीडेंट्स, जिम्मेदारियां, यहाँ तक कि फाइनल डिसीजन तक हर चीज को कवर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सब नियमों से जो एक बात उभर कर आती है वो है रेलवे की अपने कर्मचारियों की सेहत और उनके कल्याण के प्रति एक गहरी कमिटमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि प्रक्रियाएं कभी कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगें या धीमी लगें। हाँ, ये शिकायतें तो सुनने में आती हैं कभी कभी। हाँ, लेकिन इनका मकसद एक बहुत बड़ा और व्यापक हेल्थ सेफ्टी नेट देना है। ऐसा शायद बहुत कम संस्थानों में होता है। तो अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज का जमाना बदल रहा है, हेल्थ केयर प्राइवेट हो रहा है, महंगा हो रहा है। ऐसे में क्या रेलवे जैसा बड़ा सरकारी सिस्टम, जहां अपने अस्पताल, डॉक्टर और इतने डिटेल्ड नियम है, क्या ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, कोई मॉडल या सबक हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और भविष्य की जो हेल्थ चुनौतियां हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज, मेंटल हेल्थ का बढ़ता प्रेशर या नई बीमारियां, उनका सामना करने के लिए इन रेलवे नियमों में क्या बदलाव या सुधार लाई जा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।